दोस्तों, ये कहानी है मेरे ससुर की जो कि वृद्धावस्था में प्रवेश कर चुके हैं। मेरी सास को गुज़रे कई साल हो चुके हैं, लेकिन उनके बेटों ने उनकी दूसरी शादी समाज के डर से नहीं कराई। लेकिन मेरे ससुर अपनी ही बहू पर नियत खराब करने लगे। तब जाकर मैंने अपने पति से ये सब कहा, तो मेरे पति ने भी उल्टा मुझे ही डाँट दिया। लेकिन एक दिन तो हद ही हो गई। ससुर जी ने मेरा हाथ पकड़कर दूध पीने की ज़िद करने लगे। फिर उसके बाद हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की कहानी में। आज की कहानी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। कहानी को एंड तक ज़रूर सुनें। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। एक प्यारा सा कमेंट करके बताएं आप ये कहानी किस शहर से देख रहे हैं। मेरी शादी को अभी 3 दिन गुजरा था। मेरे ससुर ने मुझे आवाज़ देकर पुकारा। मेरे ससुराल में बस मेरे ससुर ही रहते थे और मेरे पति ने शादी की रात ही मुझे ख़ास तौर पर कहा था कि मेरे पापा को गुस्सा बहुत आता है। उन्हें कभी भी किसी बात से इनकार मत करना, वरना वे गुस्से में पागल हो जाते हैं। और 3 दिन से मैं भी यही देख रही थी। जब भी वे मेरे पति अनिल को एक आवाज़ देते, तो मेरे पति की तो जैसे रंगत ही उड़ जाती थी। एकदम से घबराहट सी होती उनको और फट से वे कमरे से बाहर निकल कर जाते थे। अपने पति की बदहवासी देखकर मेरे दिल में भी ससुर का बड़ा रौब था। गुस्से में तो वे वाक ही रहते थे। चौथा दिन था कि जब सुबह अनिल ने मुझसे कहा कि आज हम बाहर घूमने जाएंगे। मैं भी बहुत खुश थी, लेकिन उस वक्त मेरे ससुर ने अमित को पुकारा था, तो फौरन से कमरे से बाहर चले गए। बाहर से मुझे अपने ससुर के चीखने चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। कह रहे थे कि 3 दिन शादी के हंगामे में गुजर गए। तुम्हें एहसास भी है कि फैक्ट्री में तुम्हारे न होने की वजह से कितना नुकसान हो सकता है, और आज फिर तुम अब छुट्टी करके बैठ गई। अभी के अभी फैक्ट्री पहुंच सारे के सारे वर्कर के सर पर खड़े हो ताकि वह ठीक से काम करें। तुम्हारी शादी मैंने इसलिए नहीं की कि तुम कमरे में ही घुस कर बैठे रहो। और अपनी पत्नी से भी कह दो कि किचन की जिम्मेदारी संभाल ले। यहाँ कोई और औरत तो है नहीं जो उसके नखरे उठाएगी। यह सुनकर मुझे गुस्सा तो बहुत आया था। अभी 3 दिन ही गुजरे थे हमारी शादी को, और इन 3 दिनों में ही नाश्ता बनाकर दे रही थी, जिस पर मेरे ससुर कई खामियां निकाल चुके थे। लेकिन अनिल ने मुझे प्यार से मोहब्बत से यही समझाया था कि पापा की बात का बुरा मत मानना। 3 दिन तो मैं इसी सोच में उलझी रही कि ससुर का मिजाज आखिर ऐसा क्यों है। लेकिन आज जो शोर शराबा मेरे ससुर ने मचाया था, मैं तो बहुत घबरा के रह गई थी। अनिल जब कमरे में दाखिल हुए तो उनका चेहरा बुझा हुआ था। कहने लगे कि माफ़ी चाहता हूँ, मुझे फैक्ट्री जाना पड़ेगा। मैंने कहा कोई बात नहीं, काम पहले है, बाहर हम फिर कभी चले जाएंगे। मैंने भी ऐतराज़ नहीं किया था। अनिल तो अपनी फैक्ट्री पर चला गया था। मैं किचन में आकर बेदिली से बर्तन धोने लगी। शादी के चौथे दिन ही मैंने खाना भी बनाया और घर के सारे काम भी मुझे करने पड़े। मेरे ससुर ने नौकरानी को भी जवाब दे दिया था। कहते थे कि जब बहू घर में आ गई है तो सफाई भी वही करेगी। मैंने पूरे घर की सफाई कर ली थी और थक हार कर अब मैं अपने कमरे में आराम करने के लिए जाने लगी। तो मेरे ससुर ने मुझे आवाज़ दी। वे अपने कमरे में बैठे थे। मैंने सर पर अच्छी तरह से दुपट्टा ओढ़ लिया, लेकिन दुपट्टा रेशमी था, इसीलिए जब अपने ससुर के कमरे में गई मैंने पूछा, जी पापा कुछ चाहिए था आपको? उन्होंने मुझे सर से पांव तक बड़े गौर से देखा, फिर बड़े अजीब अंदाज से अपने सूखे होंठों पर जबान फेरी। कहने लगे, दूध 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 पीना है। ये सुनकर मुझे सबसे पहले अपने दुपट्टे का ख्याल आया था, क्योंकि मेरे सीने से दुपट्टा सरक चुका था। मैंने फौरन अपना दुपट्टा सही किया और कमरे से बाहर आ गई। मुझे अपने ससुर की यह हरकत अजीब लगी थी। ससुर तो बाप की जगह होता है, और बाप कभी भी बेटियों को सर से पांव तक इस तरीके से नहीं देखता। मैं फौरन ही किचन में आ गई। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा था। मैंने फ्रिज खोली और दूध का गिलास भर के दुपट्टा अच्छी तरह से खुद पर लपेटकर अपने ससुर के कमरे में आ गई। साइड टेबल पर दूध का गिलास रख दिया। इससे पहले कि मैं कमरे से बाहर जाती, मुझसे ससुर कहने लगे
कि थोड़ी देर मेरे पास बैठा करो, बात कर लिया करो। घर में अब तुम्हारे अलावा तो कोई होता नहीं है और मैं बड़े दिनों से अकेला था और अकेला ही बैठकर बोर हो जाता हूँ। ये सोचकर मैं परेशान सी हो गई थी। मेरे ससुर के कमरे में सिर्फ एक बेड था, अलमारी थी, बैठने के लिए अलग से कोई कुर्सी नहीं थी। इसीलिए मुझे मजबूरन ही बेड के किनारे पर ही बैठना पड़ा। वे मुझे इधर-उधर की बातें करने लगे, लेकिन जैसे ही उन्होंने दूध का गिलास पकड़कर मुंह में लगाया तो फौरन उसे पीछे हटा लिया। कहने लगे, इतना ठंडा दूध, यह मैं नहीं पी सकता, मुझे तो गरम-गरम दूध पसंद है। ये कहते हुए फिर उनकी नज़रें मेरे चेहरे से होते हुए मेरे पूरे बदन पर सफ़र करने लगीं। उनकी नज़रों में न जाने ऐसा क्या था कि मैं उलझन का शिकार होने लगी थी। मेरे हाथों में पसीने से उतरने लगे थे, चेहरे पर पसीने के कतरे साफ दिखाई देने लगे थे। कहने लगे, जाओ ना, इसे गर्म करके ला दो। मैंने दूध का गिलास पकड़ा और खड़ी हो गई। वैसे तो 3 दिन से मेरे ससुर बड़े ही गुस्से में बात कर रहे थे जब अनिल घर में होता था, लेकिन आज तो उनका लिहाज बड़ा ही धीमा लग रहा था। ये कि मेरे वही ससुर हैं जो 3 दिन से अनिल को चिल्ला-चिल्ला कर बुला रहे थे और गुस्से से अनिल से बातें कर रहे थे, डाँट रहे थे। मैंने दूध को पतीले में डालकर ज़रा-सा गर्म किया, फिर गिलास में डालकर अपने ससुर के पास ले गई। जैसे ही मैंने गिलास उनके आगे बढ़ाया, उन्होंने गिलास के साथ मेरा हाथ भी थाम लिया। मुझे तो जैसे पूरे बदन में करंट सा लगा था। मैंने फ़ौरन घबराकर हाथ पीछे करना चाहा तो उन्होंने मेरा हाथ छोड़ दिया। मैं कमरे से बाहर जाने लगी तो कहने लगे कि अरे बाहर कहाँ जा रही हो? यहाँ बैठो ना मेरे पास, मुझसे बातें किया करो। ये तन्हाई का साँप मुझे तो अब और भी ज़्यादा डसने लगा है। ये कहकर ससुर ने ठंडी आह भरी। मुझे अब और भी ज़्यादा अजीब-सा लग रहा था। मुझे तो उनकी बातें सुनकर अजीब-सा महसूस होने लगा था। फिर कहने लगे, तुमने शादी के अगले दिन जो लाल रंग का फैंसी ड्रेस पहना था, बड़ा जच रहा था तुम पर, आज शाम वही पहन लेना। ये सुनकर भी मुझे बहुत बुरा लगा था। ये फरमाइश तो अनिल को मुझसे करनी चाहिए थी, ना कि मेरे ससुर को। अब तो मेरे ससुर ने रोज़ का तमाशा ही पकड़ लिया था। अब अनिल फैक्ट्री जाता, मेरे ससुर मुझे अपने कमरे में बुला लेता, मुझे अजीब नज़रों से देखता, बार-बार अपने सूखे होठों पर ज़बान फेरने लगता। फिर कहता, मुझे दूध पीना है, मुझे दूध गरम करके दो। मैं दूध का गिलास देकर जाने लगती तो मेरा हाथ पकड़ लेता, कहता, मेरे पास बैठकर मुझसे बातें किया करो। मैं भला क्या बातें कर सकती थी? मैं काम के बहाने बनाकर निकलने लगती कि मुझे खाना बनाना है, बर्तन धोने हैं। असल में मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता था। अब मेरा दिल बेचैन सा होने लगा था। सोच रही थी मुझे अनिल से बात करनी चाहिए, लेकिन कैसे करती? वह तो अपने बाप के सामने कांपता था, एक शब्द नहीं बोलता था, सर झुकाए जी पापा, जी पापा, जी पापा ही कहता रहता था। एक दिन मैं किचन का सारा काम कर रही थी कि मेरा ससुर अचानक से किचन में आ गया, मुझे पीछे से पकड़ लिया, झटके से टेबल से लगा दिया और टेबल पीछे से ही मेरी ओर। फिर जो कुछ मेरे साथ किया, मैं अपनी इज्जत बचाकर अपने कमरे में चली गई। अपने कमरे का दरवाज़ा भी बंद कर दिया, कुंडी लगा दी, बेड पर बैठ गई। बेचैनी मुझ पर बुरी तरह से सवार थी। मेरा पूरा वजूद काँप रहा था। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरा ससुर मेरे साथ ऐसा भी कोई हरकत कर सकता है। मेरी आँखों से आँसू बहने लगे थे। मैं सोच चुकी थी कि मैं अनिल से बात करूँगी। मैंने पूरा दिन कोई काम नहीं किया था, अपने आप को कमरे में बंद कर चुकी थी। कई बार मेरा ससुर मेरे कमरे का दरवाज़ा खटखटाता चुका था क्योंकि उसे भूख लगी है, मैं उसे खाना दूँ। लेकिन मैंने उसे कुछ नहीं दिया। मेरी जगह कोई भी होता तो यही सब कुछ करती जो कि मैंने किया था। रात को मेरा दरवाज़ा ज़ोर से खटखटाया गया था। अनिल थे। कहने लगे, रीना दरवाज़ा खोलो। ये क्या बदतमीज़ी है? क्यों तुम सुबह से दरवाज़ा बंद किए कमरे में बैठी हो? अनिल की आवाज़ सुनकर ही मैंने दरवाज़ा खोला था। जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला तो दोनों बाप और बेटे मुझे गुस्से से देख रहे थे। कहने लगे, तुम्हें ज़रा भी एहसास है और शर्म नहीं है? मेरा बाप सुबह से भूखा बैठा हुआ है और तुमने इन्हें रोटी तक नहीं दी। इन्हें शुगर की बीमारी है। अगर उनकी तबीयत ख़राब हो जाती तो इसकी ज़िम्मेदार कौन होता? मैंने कहा कि मैं उनकी ज़िम्मेदारी नहीं संभाल सकती। बेहतर है कि आप कोई और इंतज़ाम कर लीजिए। मेरा ये कहना था कि अनिल गुस्से से भड़क उठा। कहने लगा, ये क्या बदतमीज़ी है? पीछे से मेरे ससुर कहने लगे, देख रहे हो तुम? अभी शनिवार 7 दिन हुए हैं और इसने अपने रंग भी दिखाने शुरू कर दिए हैं।
मुझे पहले ही पता था कि ये लड़कियां शादी के बाद ऐसा ही करती हैं और अलग होने के सपने पहले ही आंखों में सजा लेती हैं। मेरा पति कहने लगा कि आज जो तुमने ये बात कह दी है रीना, आइंदा से अगर कहा तो हाथ में तलाक का पेपर पकड़ाकर तुम्हें विदा कर दूंगा। ये सुनना था कि मेरा रंग उड़ा था। मेरे पापा पहले से ही 6 बेटियां थीं और वे शरीफ इंसान थे। बड़ी मुश्किल से ही दहेज इकट्ठा करके एक एक बेटी की शादी करी थी। मेरी माँ भी मुझे विदा करने के वक्त बोल चुकी थी कि कभी भी लड़कर हमारे घर वापस मत आना, अपने पति और ससुर की हर बात मानना और अपना घर बसाने की कोशिश करना। लेकिन जो कुछ मेरा ससुर चाहता था वह मैं नहीं कर सकती थी। उसकी हरकतें और बेवा की गुस्ताखियाँ दिन पर दिन बढ़ती जा रही थीं। उस वक्त अमित जितने गुस्से में थे, मैं अगर बताती तो यकीनन मुझे ही झूठ कह देते। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। जाकर बेड पर बैठ गई। मेरे ससुर कहने लगे, अनिल, इसको आखिरी बार समझा दो, इसका दिमाग सही कर दो, वरना फिर मैं इसकी माँ से जाकर बात करूँगा। उसके बाप से कहूँगा कि संभालो अपनी बेटी। ये कहकर वे गुस्से से वहाँ से चले गए। मैंने एक गुस्सा भरी नज़र अपने ससुर पर डाली थी। अनिल कहने लगे कि क्या प्रॉब्लम है तुम्हारे साथ? तुम्हारे सर पर कौन सा 8-10 मेंबर का बोझ है जो तुमसे संभाला नहीं जाता? अरे मेरे एक ही तो बाप है ना, माँ है नहीं, कोई बहन नहीं, कोई भाई नहीं। ऐसी ज़िंदगी लगी तो लड़कियाँ ख्वाहिश करती हैं जहाँ उनके सर पर कोई जिम्मेदारी ना हो। मैंने कहा कि काश कि मेरे सास और देवर नंद होते तो आज मैं जिस हाल से गुजर रही हूँ उस हाल से न गुजरती। मेरी बात पर वह मुझे गुस्से से देखने लगे। कहने लगे, ऐसे कौन से मसले पैदा कर दिए हैं मेरे बाप ने? तुम्हारे सर पर सिर्फ 2 वक्त की रोटी तो देनी पड़ती है, वह भी तुम्हें बोझ लग रही है। देखो अपने घर में झगड़ा फसाद नहीं किया जाता। फैक्ट्री से थका हारा आता हूँ और आते ही ये सब कुछ नहीं देख सकता। मुझे सुकून चाहिए। मैंने शादी सुकून हासिल करने के लिए ही की है, ना कि ये फसाद झगड़ा देखने के लिए। मैंने कहा कि अनिल, ऐसा करो, अपने पापा की शादी करवा दो। मेरा यह कहना था कि एक ज़ोरदार थप्पड़ अनिल ने मेरे मुंह पर मारा था। कहने लगा, शर्म नहीं आती तुम्हें ऐसी बातें करते हुए? यह बाप की उम्र शादी की है क्या? मेरे बाप की 2 रोटियां भी तुम पर इतनी बोझ बन गई हैं जो तुम्हें पकाना भी भारी पड़ रहा है। मैंने कहा, तुम मेरी बात नहीं समझ रहे हो। वह कहने लगा, ये कौन सी बात है जिसे मैं समझूं? बेतुकी सी बात है। मेरे बाप की उम्र 65 साल है, कब्र में पाँव हैं, शुगर ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, और तुम चाहती हो इस उम्र में मेरा बाप एक औरत की जिम्मेदारी संभाले? अब मैं इन्हें क्या बताती कि उनका बाप ने ही बेटे की पत्नी पर नज़र रखे हुए है। मैंने कहा कि आप शादी करवा दें, मैं आपके बाप और माँ दोनों को संभाल लूँगी। मेरी बात पर वह अजीब सी हंसी हंसा और कहने लगा कि एक मेरे बाप की तो 2 रोटियां तुमसे पकाई नहीं जा रही और तुम मेरे सौतेली माँ को संभाल लोगी। देखो ये घर और बिजनेस फैक्ट्री सब मेरे बाप के नाम है। अगर कोई उनकी पत्नी की हैसियत से आ गई तो सब कुछ अपने कब्जे में ले लेगी, मुझे और तुम्हें धक्के मार कर निकाल देगी। इस घर के पापा के गुस्से से तुम अच्छी तरह से वाकिफ हो। जब गुस्से में आते हैं तो वो किसी का लिहाज नहीं करते। मैं चुपचाप पापा की सुनता हूँ। अब दोबारा से पापा की शादी का नाम मत लेना। ये कहकर वे कमरे से बाहर निकल गए। अब मैं सोच में पड़ गई थी कि मुझे क्या करना चाहिए। मैं अपने ससुर की इस हर तरह की हरकतें बर्दाश्त नहीं कर सकती थी और मायके जाने का मतलब था कि मैं अपना घर बर्बाद कर बैठती। हम लड़कियां भी कितनी मजबूर होती हैं। अपना घर बसाने के लिए क्या कुछ हमें बर्दाश्त करना पड़ता है। अब मैं तलाक ले लेती तो दोबारा मेरी शादी का सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर मैं तलाकशुदा हो जाती तो मेरी छोटी बहनों के भी रिश्ते आने बंद हो जाते। मैं तड़प तड़प कर आंसू बहा रही थी। दुपट्टे से साफ करने लगी कि फौरन से अनिल की आवाज़ आ गई। कहने लगा, रीना, बाहर आओ, जल्दी से नाश्ता पराठा बना कर दो। पापा को बाजार का खाना हजम नहीं होता। मैंने बाहर जाकर नाश्ता बनाया और कमरे में आ गई। मैंने उस दिन खाना भी नहीं खाया था, लेकिन अनिल ने एक बार भी मुझे ये नहीं कहा, तुम भी पूरे दिन से भूखी हो, खाना खा लो। मर्द कभी औरत की परवाह नहीं करता, बस उसे अपने कामों से मतलब होता है। अनिल का शुमार भी ऐसे ही मर्दों में होता था। मैंने उसके बाद अपने होंठ बंद कर लिए थे। अनिल जब फैक्ट्री चले गए
तो मेरा ससुर मुझे आवाज़ देने लगा। मैं बड़ी मजबूरी में और बेबसी में उनके कमरे तक गई थी। मुझे देखकर वह अजीब-सी हँसी हँसने लगा। तुम क्या समझती थी तुम्हारे हुस्न का जादू मेरे बेटे के सर पर चढ़ जाएगा और तुम्हारे लिए वह मुझे छोड़ देगा? मुझसे अलग होकर तुम्हें एक अलग घर ले देगा? अपनी सोच को बदल लो। मैंने उसके ऊपर अच्छी तरह से पर कतर रखे हैं। वह चाहकर भी कहीं जा नहीं सकता और ना ही तुम जा सकती हो। इसीलिए मैंने किसी अमीर घराने की लड़की से अपने बेटे की शादी नहीं की। कहीं वह मेरे बेटे को उजाड़ कर ही न ले जाए। इसीलिए तुम्हें लेकर आया था, क्योंकि मैं जानता था कि तुम्हारे बाप के हालात ऐसे हैं नहीं कि वह तुम्हारा घर बसाने के बाद दोबारा से तुम्हें अपने घर बैठा सके या अलग से कोई घर दिला सके। अब अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारी ज़िंदगी आसान हो, तुम वही करोगी जो मैं तुम्हें कहूँगा। मैं बेहद परेशान होकर रह गई थी। कहने लगा, जाओ, जाकर मेरे लिए गर्म दूध लेकर आओ। ये शब्द मेरे अंदर आग लगा देता था। मेरा जी चाहता था कि मैं अपने आप को ख़त्म कर लूँ। ऐसी गंदी और बेइज़्ज़त भरी ज़िंदगी मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। मैं अब यही करती थी कि खाना बना अपने ससुर के कमरे में पहुँचाकर फ़ौरन बाहर आ जाती थी। उसके पास बैठती थी, ना ही बात करती थी। ज़्यादातर वक़्त अपने कमरे में गुज़ारने लगी थी। एक दिन तो हद ही हो गई, मेरे ससुर ने अनिल का भी लिहाज़ नहीं किया। रात को खाना खा रहे थे। मैंने अपने ससुर की फ़रमाइश पर बिरयानी बनाई थी। बिरयानी बनी भी बहुत अच्छी थी। खाना खाते हुए कहने लगे, आज तो बहू ने मेरा दिल खुश कर दिया। बहुत मज़े का खाना बनाया है। अनिल ये सुनकर मुस्कुराने लगा। मुझे गर्व भरी निगाहों से देखने लगा, लेकिन मुझे ज़रा भी खुशी नहीं हुई थी। फिर जेब से मेरे ससुर ने 3000 रुपये निकाला और मेरी तरफ बढ़ाया। कहने लगा, ये लो तुम्हारा इनाम है, इसे रख लो। लेकिन मैंने इनकार कर दिया। मैंने कहा, मैं अपना फ़र्ज़ निभा रही हूँ, मुझे ये नहीं चाहिए। मेरे इनकार करना था कि अनिल मुझे घूरने लगा। कहने लगा, पापा अपनी खुशी से दे रहे हैं, इनकार नहीं करते, रख लो ना। ना चाहते हुए भी मैंने 3000 पकड़ लिया। मैं बर्तन उठाने लगी, जैसे ही खड़ी हुई तो मेरा ससुर भी खड़ा हो गया। मेरी तरफ बढ़कर मुझे अपने गले लगा लिया और मेरे माथे पर चूम लिया। मैं तो यूं ही थी कि जैसे पत्थर की मूर्ति बन गई थी। कहने लगा, मैं तुम्हारे बदले हुए रवैये पर बहुत खुश हूँ। ऐसे ही रहोगी तो बहुत जल्द मेरे दिल में जगह बना लोगी। ये कहकर वे अपने कमरे में चले गए। मैं अनिल को देख रही थी, जिसके चेहरे पर कोई भी असर नहीं था, लेकिन मुझे ये चीज़ बहुत बुरी लगी। मैंने कहा कि पापा का ये कौन सा तरीका है? मैं उनकी सगी बेटी नहीं हूँ। उनको चाहिए मुझसे दूरी रखकर बात किया करें। उनका क्या हक बनता है मुझे अपने सीने से लगाने का? ईश्वर ने भी तो एक उम्र के बाद बाप और बेटी को भी दूरी रखने के लिए कहा है। और माँ बेटे में भी। मेरी इस बात पर अनिल भड़क उठे। कहने लगे, तुम इतनी छोटी सोच की मालिक हो सकती हो, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मेरा बाप तुम्हें अपनी बेटी समझता है। क्या हुआ जो उसने तुम्हें ज़रा सा हाथ लगा दिया, तुम्हारे सर पर प्यार कर लिया? अजीब लड़की हो तुम, बजाय इसके कि पापा के दिल में जगह बनाओ, तुम हर बात पर एतराज़ करती हो। वह धीमे लहजे में मुझे घूर कर बोल रहा था। कहने लगा, शुक्र करो कि पापा ने ये बातें नहीं सुन ली, वरना बहुत सी मुसीबत बढ़ जाती मेरे सर पर। फिर उँगली उठाकर मुझे चेतावनी देने लगा। कहने लगा, मैं तुम्हें आखिरी बार समझा रहा हूँ रीना, अपना रवैया पापा से ठीक करा कर रखा करो। मैं रोने लगी। मैंने कहा, अनिल, मेरी बर्दाश्त की हद ख़त्म हो चुकी है। ऐसा करो, मुझे ज़हर ला कर दे दो या अपने बाप की शादी करवा दो। ये कह के मैं कमरे में चली गई। कुछ देर के बाद आधी बाहर डोर बेल बजी। फिर बाहर शोर की आवाज़ आने लगी। मैं कमरे से बाहर आई तो मुझे पता चला कि मेरा एक देवर भी है, जो सऊदी में एजुकेशन हासिल करने गया था और वह वापस आ चुका है। वह भी अपनी पत्नी के साथ। मेरे देवर ने वह शादी कर ली थी। वह मेरा ससुर उससे नाराज़ था, इसीलिए उसे घर आने की इजाज़त नहीं दी थी और ना ही इस बात का हमें कुछ मालूम था कि अनिल का कोई भाई भी है। मैं उन दोनों पति-पत्नी को देखकर हैरान था। मेरे ससुर अभी भी गुस्से में खड़े थे। कहने लगे, अगर अपनी मर्ज़ी से शादी की थी, तो फिर उसे यहाँ वापस क्यों लाए हो? वहीं रहते। वह हाथ जोड़कर माफ़ी माँगने लगा। फिर अनिल ने भी कहा, पापा, गुस्सा जाने दीजिए। हो जो होना था वह हो चुका है।
कमल को गले लगा लीजिए। बहरहाल अब मेरी देवरानी भी आ चुकी थी, काफ़ी खूबसूरत थी, दुबली-पतली सी लड़की थी। मैं भी शुक्र किया कि अब घर में अकेली नहीं हूँ। मेरी देवरानी काफ़ी खुशमिज़ाज और बातूनी किस्म की लड़की थी, मेरे साथ घुल-मिल गई थी। कमल अनिल के साथ फैक्ट्री जाने लगा था। मेरे ससुर का ध्यान मुझसे हटकर अब देवरानी की तरफ हो गया था। एक रात खाना खाने के दौरान कहने लगे कि अब मेरे सारे काम छोटी बहू करेगी। वे भी खुशी-खुशी तैयार हो गई, कहने लगी, "ठीक है पापा, आपको जो भी चाहिए होगा, आप मुझे माँगा करें।" कमल भी ये सुनकर मुस्कुराने लगा, लेकिन कुछ दिन गुज़रे थे कि एक बार मेरी देवरानी जब ससुर के कमरे से बाहर आई तो बड़ी बदहवास थी। बार-बार अपने चेहरे का पसीना पोंछ रही थी। मैं समझ सकती थी कि वह किस तकलीफ़ से गुज़र रही है। किचन में जाकर चुपचाप बर्तन धोने लगी। मैंने पूछा, "क्या हुआ?" तो कहने लगी, "मुझे पापा की आदतें बड़ी अजीब लगती हैं। अजीब नज़रों से देखते हैं। कभी हाथ पकड़ लेते हैं, कभी झटके से गले लगा लेते हैं, कभी अपना अजीब-सी बातें करते हैं, जिसे सुनकर मेरे कानों की लो तक लाल हो जाती है।" कहने लगी, "मैं तो कमल से बात करूँगी। वे तो कहते थे कि उसके पापा बहुत अच्छे हैं, लेकिन ये तो बात-बात पर मुझे अपने करीब करते हैं, मुझे अपने पास लेने की कोशिश करते हैं। मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता।" मैंने कहा कि ये दोनों भाई कभी भी अपने बाप की बात नहीं टाल लेंगे। मैं भी इस तकलीफ़ से गुज़र रही थी, लेकिन अन अनिल ने मेरी कभी नहीं सुनी। वे कहने लगे, "लेकिन मैं तो कमल से साफ कह दूँगी। अगर पापा ने ये रवैया रखा तो मैं उससे कहूँगी कि अलग घर ले।" वही झगड़ा फिर से शुरू हुआ था, जो कि मेरे और अनिल के बीच हो रहा था। कमल कहने लगा कि मैं तुम्हारे साथ 2 साल बाहर देश अकेले ही रह चुका हूँ, अब मेरे घर में तुम क्यों आई हो? 4 दिन पापा को रोटी क्या बनाकर देनी पड़ी है, तुमने एक नया ड्रामा शुरू कर दिया है। वही बहस हुई थी जो अनिल की और मेरे साथ हुई थी। ज्योति डाइवोर्स मांगने लगी थी। उस रात अनिल जब कमरे में आया तो काफ़ी चुपचाप सा था। मैंने कहा कि अनिल, अभी भी आप यही कहेंगे कि मैं गलत थी? जो शिकायत मुझे पापा से थी वही आज ज्योति को भी है। इसका मतलब कहीं ना कहीं तो पापा भी गलत हैं। मैं आपसे सच कह रही हूँ, इन्हें एक पत्नी की ज़रूरत है। बेशक उनकी उम्र 65 साल की है। आपको तो चाहिए था कि अपनी मम्मी की मृत्यु के कुछ साल बाद ही उनकी शादी करवा देते, ताकि वे हमें सच में बेटियां ही समझते। मेरी बात शायद अब अनिल की अकल में आई थी। एक बार उन्होंने पापा से दूसरी शादी के लिए कहा, तो पहले तो वे नाराज़ हुए, कहने लगे, "मैं इस उम्र में शादी करूँगा क्या? तुम लोगों का दिमाग खराब है।" अनिल ने कहा कि एक विधवा औरत है, अगर आप सहारा देंगे तो इसमें कोई कर्ज ही क्या है। वह औरत भी 40 से 50 साल की है और भाइयों के रहमो करम पर बड़ी मुश्किल से जिंदगी गुजार रही है। पहले तो पापा ने नखरे दिखाए, लेकिन फिर 2-4 दिन के बाद खुद ही कहने लगे, "ठीक है, मैं उससे शादी कर लेता हूँ।" कुछ दिनों में ही उससे मेरे ससुर की शादी हो गई थी और इससे ये फ़र्क पड़ा कि घर का माहौल काफ़ी हद तक बेहतर हो चुका था। अनिल अब मुझे खुद कहते थे कि तुमने ठीक कहा था, पापा को एक पत्नी की ही ज़रूरत थी। मेरी नई सास ससुर का बहुत ख़्याल रखती थी। अब मेरे ससुर की हम पर बेबाक सी नहीं उठती थी। हमारे समाज में ये चीज़ भी बहुत आम हो गई है कि अगर बाप की उम्र ज़्यादा हो जाए तो औलाद उन्हें दूसरी शादी नहीं करने देती, और जिसकी वजह से ऐसी मुश्किलात का सामना आने वाली बहू को करना पड़ता है, जैसे कि मुझे और ज्योति को करना पड़ा था। दोस्तों, बुढ़ापे में अक्सर आदमी का मन बच्चों जैसा हो जाता है। उसे खुद भी होश नहीं होता है कि वह क्या कर रहा है। एक पत्नी ही अपने पति की इन कमियों को दूर करती है। उसे उम्र में अक्सर ऐसा होता है कि इंसान का दिल पास करने को करता है, दिल का हाल सुनाने का करता है, जो कि एक पत्नी ही अपने पति का दिल का हाल सुनती है। पत्नी ही होती है जो अच्छी और बुरी तरह की बातें सुनती है अपने पति की और उसकी हर तरीके से मदद करती है। लोग अक्सर अपनी पत्नी या पति के मर जाने के बाद उनकी औलादें उनकी शादियाँ नहीं करती हैं। ऐसा करके अगर अपने माँ-बाप और बाप के साथ दोनों के साथ ही गलत करते हैं, हम उनकी हर तकलीफ़ को दूर कर सकते हैं। हम उन्हें खाने को दे सकते हैं, उन्हें कपड़े धोकर दे सकते हैं, उनकी हर परेशानी दूर कर सकते हैं, सिवाय दिल की ख्वाहिश, तमन्ना, जो दिल की बातें होती हैं, वह सिर्फ़ पति अपनी पत्नी से ही कहता है।
हम उन्हें कितनी भी खुशियाँ दे दो, लेकिन उनके अंदर एक अधूरापन फिर भी रहेगा। अगर उनकी पत्नी ना होगी, तो एक पत्नी ही अपने पति की कहानी, ख्वाहिश को पूरा करती है। दोस्तों, कहानी कैसी लगी? कमेंट करके ज़रूर बताएँ। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ऐसी ही रोमांचक कहानियों के लिए मरियम स्टोरी 1M को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।